स्वागत है आपका इस कथा विवरण में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली ग्रामीण लोक कथा की जो हमें सीधे उन अंधेरी जगहों पर ले जाती है जहां श्राप और दुष्ट आत्माओं का खौफ आज भी जिंदा है। ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं हैं, ये इंसानी डर, हमारी बेबसी और अपनों को खोने के उस गहरे खौफ को दिखाती हैं जिन्हें पीढ़ियों से एक कान से दूसरे कान तक फुसफुसाकर सुनाया जाता रहा है। जरा सोचिए, एक घनघोर अंधेरी रात है, झमाझम बारिश हो रही है, रास्ता बिल्कुल सुनसान है और अचानक बांस के घने झुरमुट की गहरी परछाइयों के बीच से एक कंपा देने वाली फुसफुसाहट आपके कानों में पड़ती है, जरा रुको, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। अब ये सुनकर किसी के भी पसीने छूट जाएंगे, है ना? ये कोई आम आवाज नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े और खौफनाक खतरे की आहट है। हमारे आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। हम देखेंगे कि क्या होता है जब कोई इंसान अनजाने में बाहर के उस खौफनाक अंधेरे को, एक अनजान मुसीबत को अपने सबसे सुरक्षित स्थान यानी अपने घर के अंदर ले आता है। इसके परिणाम कितने दुखद और भयानक हो सकते हैं, यही इस कहानी का मुख्य हिस्सा है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए समझते हैं कि आखिर हमारा सामना किस चीज से होने वाला है। इसे कहते हैं मछली भूत। ये एक ऐसी दुष्ट आत्मा है जो बांस के झुरमुटों में भटकती है और मछलियों के लिए पूरी तरह से पागल रहती है। लेकिन सबसे खतरनाक बात क्या है? वो ये कि यह किसी भी इंसान का रूप हूबहू ले सकती है। सोचिए, इसका सबसे बड़ा हथियार डरावना दिखना नहीं है, बल्कि आपके अपनों का रूप लेकर आपके उस भरोसे को तोड़ना है जो आप उन पर करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है राय परिवार के बांस के झुरमुट से, और इस जगह का असली खौफ साबित होता है विशु नाम के एक चोर के साथ घटी घटना से। विशु एक रात तालाब से मछलियां चुराता है और भीड़ से बचने के लिए इसी बांस के झुरमुट में जाकर छिप जाता है। लेकिन वहां उसका सामना उसी भयानक आत्मा से होता है और कुछ ही दिनों बाद विशु की बुरी तरह क्षतविक्षत लाश उन्हीं बांसों पर लटकी हुई मिलती है। मतलब वो जगह कोई आम जगह नहीं थी। तो चलिए अब हम कहानी के पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये खतरनाक श्राप नबीन नाम के एक मछुआरे और उसकी पत्नी की जिंदगी में दाखिल होता है। एक रात नबीन और उसकी पत्नी उसी खौफनाक झुरमुट से गुजर रहे थे। उनके पास तली हुई मछलियों का एक डिब्बा था। तभी यदुनाथ नाम का एक अनजान आदमी सामने आता है और उनसे मछली मांगने लगता है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, परछाइयों में से एक घूंघट वाली रहस्यमयी आत्मा उन पर झपट पड़ती है। अचानक एक भयानक काला बवंडर आता है और दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। लोक कथाओं में ये काला बवंडर अक्सर अचानक आने वाली उस भयानक मुसीबत का प्रतीक होता है जो पल भर में हंसते खेलते परिवार को उजाड़ देती है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात आती है। तूफान के बाद वो दोनों अजीब हालात में वापस तो मिल जाते हैं, लेकिन घर लौटने के बाद पत्नी का बर्ताव पूरी तरह बदल जाता है। जो पत्नी हमेशा मेहनती हुआ करती थी, वो अब सुस्त हो चुकी है, घर के कामों से बचती है और कच्ची पक्की मछलियों के लिए एक अजीब सी दीवानगी दिखाती है। देखा जाए तो घर में अचानक कोई आलसी हो जाए तो हम शक करते हैं, लेकिन यह बात सिर्फ कामचोरी की नहीं थी। नबीन को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि दाल में कुछ बहुत काला है। कहानी का रोमांच अपने चरम पर तब पहुंचता है जब नवीन आधी रात को कुछ चबाने की कड़कड़ आवाज से अचानक जाग जाता है। वो दबे पांव रसोई की तरफ जाता है और चांद की हल्की रोशनी में जो देखता है वो किसी का भी खून जमा देने के लिए काफी है। उसकी पत्नी जमीन पर बैठी है और अंधेरे में कच्ची मछलियों की हड्डियां चबा रही है। ये खौफनाक मंजर देखकर नवीन पूरी तरह हताश हो जाता है और भवानी ओझा नाम के एक तांत्रिक के पास दौड़ता है। तांत्रिक उसे इस बहरूपी आत्मा को पकड़ने का एक बेहद सटीक और डरावना तरीका बताता है। उसे एक अभिमंत्रित पुड़िया बहरूपिये के बिस्तर के नीचे छिपानी है, फिर कमजोर पड़ी उस आत्मा को एक मटके में धकेलना है और मटके को कसकर बांधकर तेज बहती नदी में फेंक देना है। आपने ध्यान दिया होगा, लोक कथाओं में अक्सर ऐसे एकदम सटीक तांत्रिक उपाय होते हैं जो असल में इंसानों की कोशिश होती है उन अनदेखी और खौफनाक ताकतों को काबू में करने की। तो नबीन उस बहरूपिया आत्मा को मटके में कैद करके नदी में फेंकने में सफल तो हो जाता है। मुसीबत टल गई है ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहीं पर कहानी का सबसे भयानक सच सामने आता है। नदी किनारे खड़े होकर नबीन को अचानक ये कंपा देने वाला एहसास होता है कि अगर मटके में वो आत्मा थी तो मेरी असली पत्नी आखिर कहाँ है? अब हम कहानी के दूसरे हिस्से में आते हैं, जहां नबीन अपनी पत्नी को ढूंढने के बारे में सोच पाता उससे पहले ही एक और बड़ा पहाड़ उस पर टूट पड़ता है। कहानी की रफ्तार यहां अचानक काफी तेज हो जाती है।
उसी रात नबीन की 10 साल की बेटी रूनू भयानक दर्द से तड़प उठती है। नबीन पागलों की तरह वैद्य के घर जाता है, लेकिन वहां ताला लगा मिलता है। ये एक ऐसा पल है जिसे हम सब महसूस कर सकते हैं। आधी रात को अचानक किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो एक पिता की वो बेबसी, वो घबराहट, और यहां तो अलौकिक ताकतों का साया भी था। आखिर में कोई रास्ता न पाकर वो अपनी बच्ची को गोद में उठाकर तूफान के बीच हरजी बाबा के पास पहुंचता है। हरिजी बाबा बच्ची की जान बचाने का एक तरीका बताते तो हैं, लेकिन इसके साथ कुछ बहुत ही सख्त और कभी माफ न करने वाले नियम जुड़े हैं। नवीन को एक आसन पर बैठकर आंखें बंद करके 108 बार मंत्र का जाप करना है, और सबसे कड़ा नियम यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, अपनी आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है। लेकिन वो बुरी आत्माएं इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाली थी। नबीन का संकल्प तोड़ने के लिए वो उस पर भयानक दृश्य और डरावनी आवाजों से हमला करती हैं। चारों ओर सड़ी हुई गंध फैल जाती है, खूंखार सियारों की आवाजें गूंजती हैं, और फिर एक सियार द्वारा रूनू की गर्दन पर काटने का एक बेहद खौफनाक भ्रम पैदा किया जाता है। ये आत्माएं सिर्फ डराती नहीं हैं, वो आपके दिमाग से खेलती हैं। वो यहां एक पिता की सबसे बड़ी कमजोरी, उसके बच्चे के प्रति उसके प्यार पर सीधा वार कर रही थी। और अपनी बेटी पर हो रहे उस भयानक हमले के भ्रम से घबराकर नबीन हार जाता है। वो अनुष्ठान का सबसे मुख्य नियम तोड़ देता है। वो अपनी आंखें खोल देता है। ये दिखाता है कि कैसे हमारा प्यार और इंसानी भावनाएं अक्सर ठंडे और सख्त नियमों पर भारी पड़ जाती हैं। लेकिन अफसोस, इसी एक चूक की वजह से रूनू की उसी पल तड़प कर मौत हो जाती है। इसके बाद शुरू होता है कहानी का आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्सा। एक ऐसा पिता जिसने अपना सब कुछ खो दिया है, वो अब डर के पार जा चुका था। एक बेहद नाटकीय क्लाइमैक्स में दुख और गुस्से से भरा नवीन सीधा उसी बांस के झुरमुट में पहुंचता है और उस भूत का सामना करता है। जब मछली भूत नवीन का गला घोटने ही वाला होता है, तभी एक रहस्यमयी साया बीच में आकर नवीन को बचा लेता है। इसके बाद भवानी तांत्रिक की मदद से एक अंतिम अनुष्ठान किया जाता है और नवीन की असली पत्नी को एक पेड़ के खोखले तने से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। सब कुछ ठीक हो गया? नहीं, कहानी अंत में एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ लेती है। जब नवीन की असली पत्नी को होश आता है तो वो बार बार एक ही बात दोहराती है कि उनकी मृत बेटी रूनू अभी अभी उस खोखले पेड़ के अंदर उसके पास आई थी। और फिर मिलता है एक ऐसा सबूत जो सबके होश उड़ा देता है। पत्नी के हाथ में एक लॉकेट था। ये बिल्कुल वही लॉकेट था जो हरजी बाबा के दरवाजे पर रूनू के गले से गिर गया था। इसका सीधा सा मतलब था कि मछली भूत से नवीन को बचाने वाला वो रहस्यमयी साया कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी खोई हुई बेटी रूनू की आत्मा थी। हमारा ये विश्लेषण हमें इसी खौफनाक और दिल चीर देने वाले मोड़ पर लाकर छोड़ देता है। नवीन कसम खाता है कि वो एक दिन अपनी बेटी रूनू को भी उस अंधेरी दुनिया से वापस लाएगा, लेकिन जाते जाते ये हमारे मन में एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या अलौकिक ताकतों के इस अंधेरे जाल से कोई इंसान कभी सच में जीत सकता है, या फिर अपनों को खोने का दर्द उसे हमेशा के लिए उन्हीं परछाइयों में कैद कर देता है? आप क्या सोचते हैं?